गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं वरुण पारेश आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं उत्कर्ष क्लासेस के एसएससी चैनल पे। जल्द से बच्चे जुड़ जाएं और हमेशा की तरह आप लोग सबसे पहले बताएं कि आप सभी लोगों तक मेरी आवाज पहुंच रही या नहीं पहुंच रही, और उसके बाद हम क्लास को आगे बढ़ाएंगे। चलिए क्लास को शुरू करते हैं हमेशा की तरह एक टैगलाइन के साथ कि जीवन में कोई भी जानने वाला बाबू सोना, दारू टोना, धनिया पुदीना, दोस्त दुश्मन, देसी विदेशी, अड़ोसी पड़ोसी जो भी हो, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जगह पे शेयर कर देना और वीडियो को लाइक भी कर देना। सबसे पहला प्रश्न आ रहा है आप लोगों के सामने और बताइए उसका आंसर क्या रहेगा, बताएं। पूना में पेशवा सचिवालय को किस नाम से जाना जाता है? क्या वो हुजूर दफ्तर है, चौथ है, सरदेश मुखी है, या फिर आपके 12 बलूत हो जाएंगे? बताइए। देखो, शिवाजी महाराज के पास 8 विद्वान हुआ करते थे। उन 8 विद्वानों को किस नाम से जाना जाता था? उनको जाना जाता था अष्टप्रधान के नाम से। किसके नाम से? अष्टप्रधान के नाम से, जिसमें पेशवा जो थे वो सबसे मुख्य थे, आज के प्रधानमंत्री आप कह सकते हैं। फिर एक हुआ करते थे कौन? पंडित राव। ये पंडित राव जो थे वो धार्मिक मामलों की देखरेख करने वाले व्यक्ति थे। फिर एक हुआ करते थे न्यायाधीश। न्यायाधीश जो थे वो न्यायिक मामलों की देखरेख करने वाले व्यक्ति थे, जो न्यायिक मामले देखते हैं। कमेंट सेक्शन में आप लोग बताओगे कि जो सुमंत या दबीर हुआ करते थे, इनका क्या काम हुआ करता था? सुमंत या दबीर थे, ये किस चीज के लिए काम करते थे? फिर सही आंसर आपको जो देखने को मिलेगा वो क्या है? आपका हुजूर दफ्तर इसका सही जवाब आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट वाले की तरफ। तो इसका जवाब, अच्छा बाकी के ऑप्शन की बात करें तो चौथ क्या होता था? ये करीबन 25% टैक्स होता था, और ये मराठा उन साम्राज्य से वसूलते थे जिनके ऊपर मराठा आक्रमण नहीं करते थे। मराठा कहते थे हम तुम पे आक्रमण नहीं करेंगे, समय समय पे हमारे पास जो है वो आप लोग चीजें, अपना टैक्स जो है वो पहुंचा देना। फिर आगे की बात की जाए, सरदेश मुखी क्या था? ये चौथ के ऊपर एक्स्ट्रा 10% टैक्स हुआ करता था, और ये आपका उससे वसूला जाता था जिस साम्राज्य को दूसरों से भी सुरक्षा प्रदान कराते थे। कौन? मराठा जो लोग हुआ करते थे। तो इसका सही आंसर आपको जो देखने को मिलेगा वो आपका हुजूर दफ्तर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, मयूर सिंहासन तख्ते ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? क्या वो बहादुर शाह प्रथम था, जहांदर शाह था, शाह आलम द्वितीय, या फिर आपको मोहम्मद शाह देखने को मिलेगा? देखो, ये 1738-39 की बात है, जब ईरान से एक राजा आक्रमण करने आया था। उस राजा का नाम हुआ करता था नादिर शाह। इसी को क्या किया जाता है? इसी को कहते हैं ईरान का नेपोलियन। इसी को ईरान का क्या कहा जाता है? नेपोलियन कहा जाता है। साथ में युद्ध हुआ था, उस युद्ध को किस नाम से जानते हैं? उसे करनाल का युद्ध कहते हैं। और इस करनाल के युद्ध में बताया जाता है कि जो राजा हुआ करता था मोहम्मद शाह रंगीला, वो हार जाएगा, और इसके हारने के बाद जो नादिर शाह था वो भारत से 70 करोड़ रुपए, इसके अलावा मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा अपने साथ ले गया था। कोहिनूर हीरा अपने साथ ले गया था। तो इसका सही जवाब आपको जो देखने को मिलेगा वो क्या है? आपका डी विल बी द राइट आंसर। मोहम्मद शाह रंगीला, इसका शासनकाल 1719 से लेकर 1748 तक रहा था। 1790 से 1748। नेक्स्ट, शेर ए मैसूर किसे कहा जाता है? क्या वो हैदर अली है, कृष्णराज द्वितीय, टीपू सुल्तान, या फिर आपको यहां पर रॉबर्ट क्लाइव देखने को मिलेंगे? देखो, जो भी इसका आंसर होने वाला है उसे मैसूर का शेर या मैसूर का बाघ भी कहते हैं। इसके झंडे पे शेर की चित्र छपा होता था। अगर बात की जाए इसकी राजधानी क्या थी इस राजा की, तो इस राजा की राजधानी हुआ करती थी श्रीरंगपट्टनम। श्रीरंगपट्टनम इसकी कैपिटल थी। फिर इसने अपनी साम्राज्य में, इस राजा ने अपने साम्राज्य में स्वतंत्रता का वृक्ष भी लगवाया था। किसका? स्वतंत्रता का वृक्ष।
और यह स्वतंत्रता का वृक्ष किस लिए, कि जल्द ही हम अपने साम्राज्य को अंग्रेजों के शासन से छुड़ा लेंगे। तो ये आप लोग याद रखेंगे। ये सारे के सारे ऑप्शन जो है वो टीपू सुल्तान के हैं। प्लस ये भी याद रखना, इसने युद्ध में क्या है, रॉकेट का भी प्रयोग किया था। इसके द्वारा युद्ध में रॉकेट्स का भी प्रयोग किया गया था। तो सही आंसर जो देखने को मिला वो आपका सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट, सैंधव सभ्यता की सबसे प्राचीनतम स्त्री मूर्ति कहां पे से प्राप्त हुई है, यह आपसे पूछा जा रहा है कि यह आपकी मेहरगढ़ से हुई है, महागढ़ा से हुई है, नौसारों से हुई है, या फिर आपको इनमें से कहीं से भी आपको देखने को नहीं मिलेगी। देखो सैंधव सभ्यता, इसको कई सारे नाम दिए गए हैं। इसको सिंधु घाटी सभ्यता, क्योंकि उस टाइम पे लोग सिंधु और उसकी जो सहायक नदी है उसके समीप रहते थे। प्लस इसको कांस्य सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि उस टाइम पे लोग अधिकतर कांसे का प्रयोग करते थे। तीसरे की अगर बात की जाए तो इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि सर्वप्रथम जो जगह खोजी गई थी उसको हड़प्पा नाम दिया गया। वैसे तो 1826 में एक व्यक्ति हुआ करता था जिसका नाम था चार्ल्स मैसन। इस व्यक्ति ने सबसे पहली बार सिंधु घाटी के अवशेषों को, टीलों को देखा था, पर यह कभी समझ नहीं पाया कि यह किससे संबंधित है। वैसे तो आप सभी लोग जानते होंगे 1921 में इंडस वैली सिविलाइजेशन की खोज हुई, और उस समय आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन हुआ करते थे, उनका नाम था सर जॉन मार्शल। उनके नेतृत्व में ही क्या है, इसकी खोज की गई थी। इसका सही आंसर आपको जो देखने को मिलेगा वो क्या है, आपका ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है, और मैं आपको ये भी बता दूं, ये मेहरगढ़ और जो आपका क्या है नौसारो बलूचिस्तान वाला जो एरिया है वहां पे से आपको क्या है ये देखने को मिल जाएगी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट वाले की तरफ, अगले वाले का जवाब दें। लिंग और योनि पूजा के प्रचलन की शुरुआत कहां से मानी जाती है, हड़प्पा काल से, ऋग्वैदिक काल से, उत्तर वैदिक काल, या फिर आपकी 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से। देखो ये लोग अधिकतर गेहूं और जौ का सेवन करते थे, साथ में कपास का सर्वप्रथम उत्पादन इन्होंने ही किया, कपास का सर्वप्रथम उत्पादन। ठीक है, ये सारे के सारे पॉइंट मैं आपको सिंधु घाटी से संबंधित से बताता हूं। ये लोग शेर से, गाय से और लोहे से परिचित नहीं थे। व्यापार के लिए बताया जाता है ये कौन सी प्रणाली का प्रयोग करते थे, वस्तु विनिमय प्रणाली का प्रयोग किया जाता था। वस्तु विनिमय प्रणाली जो होता है सामान का आदान प्रदान। सर्वाधिक पूजा किसकी होती थी, सर्वाधिक पूजा जो है वो यहां पर किसकी, शक्ति की होती थी। शक्ति या फिर आपकी क्या है मातृ देवी, इसकी आपको पूजा देखने को मिल जाएगी। दूसरे नंबर पर सर्वाधिक पूजा जो है वो आपको पशुपति की देखने को मिलेगी। पशुपति की मोहर के चारों तरफ एक तो गैंडा मिला है, हाथी मिला है, शेर मिला है, इनफैक्ट बाघ, और चौथा आप बताओगे कौन सा जानवर। पैरों की तरफ से 2 हिरन भी देखने को मिलते हैं। इसका सही आंसर आपको जो देखने को मिला वो क्या है, हड़प्पा विल बी द राइट आंसर। ये आप लोगों को याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट वाले की तरफ, अगले वाले का जवाब दें। वर्ष 1757 की प्लासी की सफलता के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल के नवाब डैश से 24 परगने की जमींदारी प्राप्त हुई। मीर जाफर से, मीर कासिम से, शाह आलम द्वितीय से, या फिर आपको क्या है सिराजुद्दौला देखने को मिल जाएगा, बताएं। देखो 1757 में आपका प्लासी का युद्ध हुआ कब था, 23 जून को। यह प्लासी नाम की जगह कहां पड़ती है, बंगाल में। बंगाल का जो नवाब हुआ करता था सिराजुद्दौला, उसको धोखा दिया गया। धोखा किसने दिया था, उसी के सेनापति ने दिया था। सेनापति का नाम हुआ करता था मीर जाफर, इसके द्वारा धोखा दिया गया था। बाद में सिराजुद्दौला की हत्या कर दी गई और बंगाल का नया नवाब जो है मीर जाफर को बनाया गया। अंग्रेजों की इस युद्ध में जीत हुई, अंग्रेजों की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव लड़ा था। इसका सही आंसर आपको जो देखने को मिलेगा, बाद में जो 24 परगने की जमींदारी अंग्रेजों ने प्राप्त करी थी, किससे, मीर जाफर से, क्योंकि मीर जाफर को अंग्रेज लोग अपनी कठपुतली समझते थे, क्योंकि उन्हीं के दम पे इसको बनाया गया था
इसलिए इसी को कठपुतली समझने जाने लगा। मीर कासिम याद रखना, ये मीर जाफर का क्या था, दामाद हुआ करता था, मीर जाफर का दामाद। शाह आलम द्वितीय की अगर बात की जाए तो ये आप याद रखेंगे मुगल बादशाह, ये कौन था, मुगल बादशाह। भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है, लोकसभा, राज्यसभा, संसद या फिर आपको सुप्रीम कोर्ट देखने को मिलेगा, बताओ। देखो शुरुआत में मौलिक अधिकार 7 थे, आज 6 है, भाग 3 में थे, आर्टिकल 12 से 35। एक आर्टिकल 31 जो संपत्ति का अधिकार था उसे मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया। 44वें नंबर के संविधान संशोधन 1978 से 1978 से इसको मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाया गया। ठीक है, आज ये किस में है, आर्टिकल 300A में है, और आज ये आपको एक कानूनी अधिकार देखने को मिलेगा। कैसा, लीगल राइट। और सही आंसर जो रहेगा वो क्या है, संसद के पास ही ये पावर है। उस समय जब ये किया गया था तो भारत में जनता पार्टी का शासन था, और भारत के प्रधानमंत्री कौन हुआ करते थे उस टाइम पे, मोरारजी देसाई हुआ करते थे। तो सही आंसर आपको जो देखने को मिला वो क्या है, संसद विल बी द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट वाले की तरफ। अगले वाले का जवाब बताएं। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निषेध तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं, ब्रिटेन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या फिर आपको क्या है, आयरलैंड देखने को मिलेंगे, बताओ। देखो ऑस्ट्रेलिया से एक तो समवर्ती सूची ली गई है, एक यहीं से संयुक्त बैठक ली गई है, संयुक्त बैठक, प्लस यहीं पे से क्या लिया गया है, यहीं पे से प्रस्तावना की भाषा ली गई है, प्रस्तावना की भाषा यहीं से ली गई है, व्यापार की स्वतंत्रता वो भी यहीं से लिया गया है। आयरलैंड से अगर बात करें तो एक तो डीपीएसपी लिए गए हैं, इसी से क्या है, प्रेसिडेंट के चुनाव की प्रक्रिया ली गई है, और इसी में राज्यसभा में जो सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, नॉमिनेट करीबन 12 सदस्य किए जाते हैं, वो आपके कहां से लिए गए हैं, ये भी आयरलैंड से। तो हालांकि इसका सही आंसर क्या देखने को मिलेगा, वो डी है, क्योंकि आयरलैंड से ही आपके डीपीएसपी लिए गए हैं। वही डीपीएसपी जो संविधान के भाग 4 में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है, अनुच्छेद 36, 37, 38 या फिर आपको क्या है यहां 39 देखने को मिल जाएगा, बताइए। देखो जैसे कि बताया, डीपीएसपी जो है ये आर्टिकल भाग 4 में है, और इसके आर्टिकल 36 से लेके 51 देखने को मिलेंगे। 49 में आपका क्या दिया गया है, इसमें यह दिया गया है जितनी भी आपकी ऐतिहासिक इमारतें हैं उनकी संरक्षण करने की जिम्मेदारी होगी किसकी, सरकार की। 50 में क्या दिया गया है, कार्यपालिका में और न्यायपालिका में, कार्यपालिका में और न्यायपालिका में पृथक्करण किया गया है। ठीक है, आर्टिकल 51 में क्या दिया गया है, ये आप लोग मुझे बताओगे 51 में क्या दिया गया है। इसके अलावा राज्य की परिभाषा आर्टिकल 36 के अलावा आपको आर्टिकल 12 में भी देखने को मिल जाएगी। तो 12 में भी राज्य की परिभाषा दी गई और 36 में भी। 37 में क्या दिया गया है कि आप कोर्ट में जाके, न्यायालय में जाके किसी भी डीपीएसपी को लागू नहीं करवा सकते। ये सरकार अपनी स्वेच्छा से, अपनी मर्जी से इसको लागू करेगी। सरकार बाध्य नहीं है ना, सरकार को आप बाध्य कर सकते हैं कोर्ट में जाके कि भाई ये कोर्ट बोले सरकार को कि आप ये चीज लागू करें। नेक्स्ट, राज्य के नीति निषेध सिद्धांतों का सीधा संबंध किससे है, केवल सामाजिक न्याय से, आर्थिक न्याय से या फिर आपको राजनीतिक न्याय मिलेगा, बताओ। या फिर आपको सारे ही ऑप्शन यहां पे सही देखने को मिल जाएंगे। ऑल ऑफ द अबव विल बी द राइट आंसर। जल्दी जल्दी बता दो। देखो डीपीएसपी में और बात की जाए, आर्टिकल 47 ये हमारे इसमें एक तो मदिरा की बिक्री पर रोक लगाई गई है 47 में। इसी 47 में पोषण के स्तर की भी बात की गई है। आर्टिकल 40 में आपके पंचायत के गठन की बात की गई है। 42 में आप लोग बताओगे कमेंट सेक्शन में क्या दिया गया है। 44 में आपका क्या दिया गया है, समान नागरिक संहिता। 44 में क्या चीज मेंशन की गई है, समान नागरिक संहिता मेंशन किया गया है। और डीपीएसपी जो है उसका उद्देश्य क्या है कि सामाजिक न्याय भी उपलब्ध करवाना, आर्थिक न्याय भी और आपका राजनीतिक न्याय भी
आंसर आपको जो यहां पे देखने को मिलेगा वो क्या है, डी है। आर्टिकल 43B जो है वो आपको किससे संबंधित देखने को मिलेगा, वो आपको सहकारी समिति से संबंधित देखने को मिल जाएगा। किससे, सहकारी समिति, जिसको आप कोऑपरेटिव सोसाइटी भी कहते हो। 42 का आप जरूर जवाब देना कि क्या उसमें चीज मेंशन की गई है। नेक्स्ट की अगर बात की जाए, समान कार्य के लिए समान वेतन वो किसमें दिया गया है, आर्थिक अधिकार के लिए विधिक मांग है, आर्थिक अधिकार के लिए राजनीतिक मांग है, विधिक अधिकार के लिए आर्थिक मांग है, या राजनीतिक अधिकार के लिए आपको आर्थिक मांग देखने को मिल जाएगा। देखो प्राइवेट सेक्टर में तो ये चीज नहीं होती है, ठीक है, ये चीज फॉलो नहीं होती, पर सरकारी संस्थाओं में ये चीज फॉलो होती है कि मान लीजिए दो लोग हैं, एक बी, ए जो है वो बॉय है, बी जो गर्ल है, और ये एक ही समय पर सेलेक्ट हुए हैं और दोनों एक ही पद पे है, बराबर के पद पे, तो ऐसी परिस्थिति में दोनों को समान वेतन मिलेगा। अगर आप समान कार्य कर रहे हैं तो आपको वेतन भी समान मिलेगा, आपके साथ कोई यहां पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। क्लियर हो गई बात? तो इसमें ये किस चीज को फॉलो करता है, आर्थिक अधिकार जो है उसके लिए राजनीतिक मांग, इसका सही आंसर देखने को मिलेगा बी। मुझे उम्मीद है कि ज्यादातर लोग जो है इस वाले प्रश्न में आप लोग फंस तो गए होंगे, ये कंफर्म है। चलते हैं नेक्स्ट वाले पे, अगले का जवाब बताएं। निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व 44वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है, यह आपसे पूछा गया है, यह आपको बताना है। व्यष्टियों और समूह के बीच आय की प्रतिष्ठा की सुविधाओं और अवसर की असमानता को समाप्त करने का प्रयास करना, न्याय पाने के लिए अवसर की समानता, पर्यावरण, वन और वन्य जीवों का संरक्षण, औद्योगिक प्रबंध में मजदूरों को भी भाग लेने का अधिकार। ये वाला प्रश्न आपको हम होमवर्क के लिए डाल दें, ठीक है, क्योंकि एक ना एक प्रश्न तो भैया आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए भी होना ही चाहिए, और डेली मैं दे रहा हूं। जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं वो इसका जवाब देते हैं क्लास खत्म होने के बाद ऑफलाइन में, बाकी जो बच्चे हैं वो तो निर्लज्जता दिखाते ही दिखाते हैं। नेक्स्ट, ये प्रश्न हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो इसमें कोई चलो ठीक है, एक बार देख लेते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य क्या था, यह आपसे यहां पे पूछा जा रहा है। राजनीतिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, सामाजिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, गांधीवादी प्रजातंत्र को स्थापित करना, या सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापना करना। ठीक है, मैंने अभी आपको ये 2-3 क्वेश्चन पहले पढ़ाया था कि डीपीएसपी जो है उनको मुख्य उद्देश्य क्या है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय उपलब्ध कराना। इसलिए मैंने आपको बोला था कि इसका आंसर आप वैसे भी निकालोगे। सामाजिक व आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, यह आपको क्या है, डीपीएसपी का उद्देश्य देखने को मिल जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट वाले की तरफ, अगले वाले का जवाब दें। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यह बताइए। काल बैसाखी राजस्थान, आम्र वर्षा केरल, लू पंजाब, या फूलों वाली बौछारें आपको कर्नाटक देखने को मिल जाएंगी। बताओ। देखो, अगर मैं बात करूं किसकी, आम्र वर्षा केरल की, ये वाला ऑप्शन जो है वो आपको बिल्कुल सही है। और सिर्फ केरल नहीं, यहाँ पे एक और स्टेट जो है वो आप इंक्लूड कर सकते हैं, कर्नाटका वाला स्टेट यहाँ पे इंक्लूड किया जा सकता है। और ये वाली जो वर्षा होती है उसको हम क्या कहते हैं, इसको प्री मॉनसून वर्षा कहा जाता है। मतलब मॉनसून के आने से पहले ये वाली आपकी वर्षा देखने को मिल जाएगी। और बताते हैं कि ये वाली जो वर्षा होती है वो आम की फसल के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है। फिर अगर मैं बात करूं लू, तो ये लू आपका भले पंजाब में लिखा हुआ है, पर ये आपका बिहार, झारखंड, यूपी, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, तो ये जो आपके नॉर्थ इंडिया के जो ज़्यादातर राज्य हैं, राजस्थान भी इसमें आ जाएगा, ये आपकी चलने वाली गर्म हवा है। और ये बहुत ज़्यादा ड्राई हवा होती है, जो वही आपके अप्रैल से लेकर जून तक बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। फिर ये भी सही है, फूलों वाली बौछारें कही जाए तो ये भी आपको कर्नाटक में देखने को मिल जाएगी। और इसको ब्लॉसम शावर्स भी कहा जाता है। और ये कॉफ़ी की जो फसल होती है उसमें बहुत हेल्प करती है। आप जानते हैं कर्नाटक जो है वो कॉफ़ी के उत्पादन में आपको पहले नंबर पर देखने को मिल जाएगा। 80% से ज़्यादा कॉफ़ी हमारे राज्य की जो है वो अकेले यहीं से देखने को मिलती है। काल बैसाखी ये राजस्थान नहीं, ये आपको पश्चिम बंगाल में देखने को मिलेगी। ठीक है, काल बैसाखी नाम जो है वो कहाँ पर, पश्चिम बंगाल में प्रयोग किया जाता है। साथ में असम वगैरह में भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे।
निम्नलिखित में से कौन सा क्रम 3 बड़े गेहूं उत्पादक राज्यों की दृष्टि से सही है? क्या वो उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब है, पंजाब उत्तर प्रदेश हरियाणा है, उत्तर प्रदेश एमपी और पंजाब है, या फिर आपको पंजाब हरियाणा और उत्तर प्रदेश यहां पे देखने को मिल जाएगा? बताओ। देखो, अगर मैं बात करूं चावल के उत्पादन में, एक तो पश्चिम बंगाल काफी अग्रणी रहता है। वीट की बात की जाए, गेहूं की, तो आपको यूपी मिलेगा। मिलेट्स की अगर बात की जाए, मोटा अनाज, ये राजस्थान। फिर मेज आपका क्या है, कर्नाटका के लिए बड़ा फेमस। फिर दालों की अगर बात की जाए, पल्सेस, तो उसमें मध्य प्रदेश काफ़ी अग्रणी रहता है। बाजरे की बात की जाए तो उसमें राजस्थान का नाम काफ़ी देखने को मिलेगा। एक कौन से आपसे पूछा जाए, आप बताओगे ज्वार का उत्पादन में पहले नंबर पे कौन सा राज्य देखने को मिलेगा? तो आंसर क्या देंगे भाई? यहाँ पे ज्यादातर बच्चों ने उम्मीद है कि इसका आंसर जो है वो सी दिया होगा। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब, ये आपको अग्रणी राज्य देखने को मिल जाएंगे। यूपी तो आप सभी लोग जानते हैं कि दोआब क्षेत्र में पड़ता है, ठीक है, गंगा और यमुना का जो दोआब क्षेत्र है उसमें आपको ये देखने को मिल जाएगा। मध्य प्रदेश जो है उसको भारत का गेहूं कटोरा, व्हीट बाउल कहा जाता है इंडिया का। साथ में यहाँ की एक एमपी का बड़ा फेमस शरबती गेहूं, ठीक है, एमपी का शरबती गेहूं आपको बहुत फेमस देखने को मिल जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट वाले की तरफ, अगले वाले का जवाब दे। कौन सी मृदा में लौह और एल्यूमिनियम की ग्रंथियां पाई जाती हैं? जलोढ़ मृदा है, लेटराइट है, काली मृदा है, या फिर आपको क्या है यहां पे पर्वतीय मृदा आपको देखने को मिल जाएगी। मैं हिंट दे देता हूं, जहां पर आपका तापमान उच्च होता है प्लस आपकी वर्षा भी जहां पे ज्यादा होती है, वहां पर आपको क्या है ये वाली मृदा आपको देखने को मिल जाएगी। कहते हैं कि जब बहुत ज्यादा बारिश होती है तो उसके वजह से जो घुलनशील पदार्थ होते हैं जैसे सिलिका वगैरह ये तो बाहर निकल जाता है, जबकि आयरन और एल्यूमिनियम जो है, लोहा और एल्यूमिनियम, वो इसमें ही रहता है। तो इसका सही आंसर आपको जो देखने को मिलेगा वो क्या है? आपका बी इसका सही आंसर है, लेटराइट मिट्टी। ये भी मैं आप लोगों को बता दूं, ये आपकी कॉफी के लिए, चाय के लिए, कॉफी के लिए, काजू के उत्पादन के लिए ये आपकी मिट्टी जो है उपयुक्त मानी जाती है। रबड़ वगैरह का उत्पादन करना है उसके लिए भी आपको ये सही देखने को मिल जाएगी। काली मृदा आप सभी लोग जानते हैं कपास के उत्पादन में। इसके अलावा एलुवियल सॉइल जो है ये हमारे देश में मैक्सिमम है, सर्वाधिक देखने को मिल जाएगा। आंसर जो हो गया लेटराइट मृदा। भारत के किस राज्य में सबसे बड़ा थोरियम का भंडार है? क्या वो केरल है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है, या फिर आपको क्या है यहां पर असम देखने को मिल जाएगा? बताएं, सबसे बड़ा थोरियम का भंडार कहां पे देखने को मिलेगा? देखो, अगर मैं यहां पे बात करूं, वैसे थोरियम जो है ये मोनाजाइट जो है उसमें देखने को मिल जाएगा, ठीक है। वैसे तो जो आपका तटीय इलाका है, मैं हिंट दे देता हूं, जो कोस्टल एरिया है वहां पे ये देखने को मिल जाएगा। और कहते हैं कि भविष्य में जो आपका एटॉमिक एनर्जी होती है, परमाणु ऊर्जा, उसके उत्पादन में इसका बहुत बड़ा रोल आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। जैसे कि मैं अगर बात करूं, केरल में एक जिला देखने को मिलता है कोल्लम, ठीक है, केरल में एक जिला है कोल्लम, और साथ में एक जिला और जो देखने को मिलेगा वो है अल्लापुझा जिला, जहां पर आपको क्या है ये थोरियम आपको अधिक मात्रा में देखने को मिल जाएगा। तो इसका सही आंसर जो है जो देखने को मिलेगा वो क्या है? आपका केरल। कमेंट सेक्शन में आप लोग बताओगे यूरेनियम के उत्पादन में सबसे पहला देश कौन सा है? यूरेनियम के उत्पादन में आपको सबसे पहला देश कौन सा देखने को मिलेगा? उसका जल्दी जल्दी जवाब कमेंट सेक्शन में छाप दीजिए। नेक्स्ट, राणा प्रताप सागर बांध जो है वो किस नदी पे देखने को मिलेगा? चंबल है, सोन है, बेतवा है, या फिर आपको यहां पे केन देखने को मिलेगा? बताओ। अगर कुछ बांध की बात की जाए तो इडुक्की बांध जो है ये आपकी पेरियार नदी पे है। फिर ओंकारेश्वर बांध ये आपको नर्मदा नदी पे देखने को मिल जाएगा। ओंकारेश्वर बांध नर्मदा नदी। फिर श्रीशैलम बांध ये आपको कृष्णा नदी पे देखने को मिलेगा। फिर थीन बांध
ये आपको रावी नदी पे देखने को मिल जाएगा। टेहरी बांध कई बार आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये आपको भागीरथी नदी पे, किस पे, भागीरथी नदी पे आपको देखने को मिलेगा। आंसर क्या दिया जा रहा है, सभी लोग कह रहे हैं इसका आंसर जो है वो आपको चंबल देखने को मिलेगा। तो इसका परफेक्ट आंसर जो है वो आपका चंबल विल बी द राइट आंसर। तो राणा प्रताप सागर बांध जो है वो चंबल नदी पे है और ये कहां पर मिलेगा, राजस्थान में एक जगह पड़ती है चित्तौड़गढ़। राजस्थान में जो आपकी जगह पड़ती है चित्तौड़गढ़, उसके पास आपको ये देखने को मिल जाएगा और ये मुख्यतः चंबल नदी पे आपका स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट पे, अगले वाले का जवाब बताएं। निम्नलिखित में से किस प्रकार की ऊर्जा से सबसे कम वायु प्रदूषण होता है? कोयला ऊर्जा है, पेट्रोलियम है, नाभिकीय ऊर्जा है, या फिर आपको यहां पे सौर ऊर्जा आपको देखने को मिलेगी? बताओ। वैसे तो आप ये चीज जानते हैं कि जितनी भी आपकी रिन्यूएबल एनर्जी होती है, जितनी भी आपकी रिन्यूएबल एनर्जी होती है, उससे आपका प्रदूषण जो है, पॉल्यूशन, वो आपको ना के बराबर देखने को मिल जाएगा। जैसे इसमें विंड एनर्जी हो गई, ठीक है, इसके अलावा सोलर एनर्जी हो गई, भूतापीय ऊर्जा हो गई जिसे जियोथर्मल एनर्जी कहते हैं, ठीक है, जियोथर्मल एनर्जी। इसके अलावा टाइडल एनर्जी, जो आपके ज्वार और भाटा आते हैं वो आपको इसमें देखने को मिलेंगे। और सभी जानते हैं कि प्राकृतिक संसाधन जो होते हैं उसमें सूर्य की रोशनी जो होगी, सौर ऊर्जा, इससे आपको पोल्यूशन जो है बिल्कुल देखने को मिलता ही नहीं है। बाकी कोयला उत्पादन से, पेट्रोल से आप जानते हैं कि कितना ज्यादा पोल्यूशन फैल ही रहा है, तो ये सब आपके पोल्यूशन के लिए यहाँ पे जिम्मेदार रहेंगे। हालांकि नाभिकीय ऊर्जा जो है वो थोड़ा बहुत पर्यावरण को भी खतरे में रखती है, बाकी जो है कोयला और पेट्रोलियम, उसमें आपको अच्छा खासा देखने को मिल जाएगा पोल्यूशन। चलते हैं नेक्स्ट वाले की तरफ, अगले वाले का जवाब दें। पंचवर्षीय योजना के संबंध में आपको बताना है कौन सा कथन सही है। सभी पंचवर्षीय योजनाओं में विकास की दर समान है। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू हुई, राष्ट्रपति योजना आयोग के अध्यक्ष थे और योजना आयोग का गठन जो है वो 1951 में किया गया। बताओ, अगर मैं बात करूं सबसे पहली पंचवर्षीय योजना की तो 51 से लेकर 56 तक, दूसरी वाली 1956 से लेकर 61 तक, तीसरी वाली 1961 से लेकर 66 तक, फिर 1966 से लेकर 69 तक कोई योजना नहीं थी पंचवर्षीय। क्या था वो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। चौथी वाली जो थी वो 1969 से लेकर 74 तक, पांचवी वाली 1974 से लेकर 79 तक, ठीक है, पांचवी वाली जो योजना थी। हालांकि एक साल पहले ही 1978 में क्या है उसको खत्म कर दिया गया। आंसर आपको इसमें जो देखने को मिलेगा क्या है, सभी पंचवर्षीय योजना में विकास दर समान तो हो ही नहीं सकती, यही इसका आंसर है। नहीं, कौन सा कथन सही है, ये गलत। पहली पंचवर्षीय योजना 51 में हुई, ये इसका आंसर सही है। राष्ट्रपति योजना आयोग के अध्यक्ष नहीं होते हैं, वो प्रधानमंत्री होते हैं, और योजना आयोग का गठन 1950 में हुआ था, 51 में नहीं हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट वाले पे, अगले वाले का जवाब बताएं। अपने धन निष्कासन के तर्क में निम्नलिखित में से किसने कहा था कि ब्रिटेन भारत को पूरी तरह से खाली कर रहा है? दादा भाई नौरोजी थे, लाला जी थे, तिलक साहब थे, या फिर आपको बदरुद्दीन तैयब जी देखने को मिलेंगे। देखो, तैयब जी तो पहले अध्यक्ष हुआ करते थे जो मुसलमान थे, सबसे पहले मुस्लिम अध्यक्ष किसके? कांग्रेस के, भी आप लोग याद रखेंगे। तिलक साहब कभी भी अध्यक्ष बन ही नहीं पाए। लाला जी 1920 की विशेष बैठक में बने थे और 1886 में अध्यक्ष बने थे दादा भाई। ये दादा भाई थे जिन्होंने ये बोला था कि कांग्रेस का जो नाम है भारतीय राष्ट्रीय संघ, इसका नाम पलट के आप भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दीजिए। इनके सलाह पर ही क्या है इसका नाम चेंज किया गया था। साथ में इनकी वो पत्रिका याद रखना, राष्ट्र गोफ्तर, राष्ट्र गोफ्तर। साथ में ये भी याद रखें कि इन्होंने ही राष्ट्रीय आय की क्या है गणना भी करी थी, राष्ट्रीय आय को निकालने का प्रयास भी किया था। बाकी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया आप जानते ही हैं, इनकी उपाधि देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट, एकाधिकारी प्रतिस्पर्धा की तुलना में एकाधिकार में मांग वक्र कैसा होता है? ये प्रश्न हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। समान रूप से लोचदार है, अनंत रूप से लोचदार है, कम लोचदार, या फिर आपके मोर इलास्टिक। देखो, एक अधिकार का मतलब ही समझ में आ रहा है कि एक के पास ही अधिकार है। इसे आप मोनोपोली मार्केट कहते हैं, जिसमें कोई चीज प्रोवाइड करने वाला वो अकेला है। जैसे हम कह सकते हैं कि आज की बारी टेलीकॉम इंडस्ट्री बहुत हद तक मोनोपोली हो गई है, बहुत हद तक, क्योंकि दो ही है।
जियो और आपका एयरटेल, वोडाफोन जो है उसकी स्थिति वैसे ही खराब हो गई है, आइडिया वोडाफोन की। तो आपको दो ही ऑप्शन देखने को मिलते हैं और फिर अपनी मर्जी से ये लोग चलाते हैं, जब मन करता है रिचार्ज बढ़ा देते हैं और हमको उनको चीज़ों को क्या है मानना भी पड़ता है। तो इसमें जो आपको मांग है वो कम लोचदार, क्योंकि ऑप्शन ही नहीं है किसी के पास, तो वो लेस इलास्टिक देखने को मिलेगी। पहले ऑप्शंस थे, पहले लोग जियो भी चला रहे हैं, एयरटेल भी चला रहे हैं, एयरसेल भी चला रहे हैं, यूनिनॉर भी चला रहे हैं, टेलीनॉर भी चला रहे हैं, पता नहीं कितनी सारी उस टाइम पे सिम हुआ करती थी। पर आज स्थिति यह है कि सिर्फ दो ही आपको ज्यादा बेहतर देखने को मिलती है। नेक्स्ट, सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र, टाटा आयरन स्टील कंपनी, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और ऑयल इंडिया लिमिटेड। आपको बताना है कि इसमें से कौन सी कंपनी जो है वो प्राइवेट सेक्टर की है, पब्लिक सेक्टर की है, और दोनों ही सेक्टर की आपको देखने को मिल जाएगी। तब तक अगर हम बात करें तो एनटीपीसी, ओएनजीसी, सेल, भेल, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जिसे कहा जाता है, आईओसीएल, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, एचपीसीएल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, सीआईएल जिसको आप कोल इंडिया लिमिटेड कहते हैं, इसके अलावा गेल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये सब मैं आपको यहाँ पे महारत्ना कंपनी बता रहा हूँ, ये आपको याद रखना। फिर बीपीसीएल, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, हुई तो नहीं है, नहीं हुई है। फिर पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जिसे आप पीजीसीआईएल के नाम से भी जानते हो। फिर पीएफसी, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन। फिर एक आरईसी की नाम से है, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन इसे कहा जाता है। फिर आपकी ऑयल इंडिया लिमिटेड और 10, 11, 12, 13, एक लेटेस्ट हेल, HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड आपको यहां पे देखने को मिल जाएगा। तो ये आपकी 14 महारत्ना कंपनी है, ये आपको याद रखेंगे। अब जरा देखते हैं इसका क्या ऑप्शन है। देखो, निजी क्षेत्र की कंपनी है आपकी टिस्को, टाटा आयरन स्टील कंपनी। तो ए का आंसर 2 कहां पे आ रहा है, वो एक ही ऑप्शन में आ रहा है, अपने आप ही आंसर निकल के आ गया। सी इसका सही ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। 2001 में नाबार्ड ने डैश के कोष के साथ सूक्ष्म वित्त विकास निधि की स्थापना करी थी। 150 करोड़ रुपए से 245 करोड़ से 189 करोड़, या फिर आपको क्या है 100 करोड़ रुपए से आपको देखने को मिल जाएगा। बताएं। देखो, अगर मैं यहां पे बात करूं तो नाबार्ड, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड की जो स्थापना है वो आपकी 1982 में की गई थी, 12 जुलाई को। और किस समिति की सिफारिश पे? शिवरामन समिति की सिफारिश पे की गई थी। इसका मुख्यालय, हेडक्वार्टर जो है वो आपको कहाँ पे? मुंबई में देखने को मिल जाएगा। वहीं अगर मैं बात करूँ इसके आसपास ही सिडबी बनी, सिडबी बनी है 1990 में। और सिडबी में याद रखना ये आपकी स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के तौर पे बनाई गई थी। आंसर जो है वो आपको देखने को मिलेगा, आपका 100 करोड़ विल बी द राइट आंसर। कमेंट सेक्शन में आप लोग बताओगे कि एसबीआई जो है, जो आपकी बनी थी 1955 में, इसका पुराना नाम क्या हुआ करता था और किस नाम से जानते थे इसको? जल्दी जल्दी आप लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन में। चलिए बात करते हैं यहाँ पर आगे की। तो अगले वाले प्रश्न का जवाब देंगे आप लोग। किसी भी वेब ब्राउजर, विंडो या विंडोज एक्सप्लोरर को फुल स्क्रीन देखने के लिए कीबोर्ड की किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? क्या वो F5 है, F11 है, F12 है, या फिर आपको क्या है यहां पर F3 देखने को मिल जाएगा? बताइए। देखो, F5 जो है वो आपका किसके लिए? एक मैं बता देता हूं, इसको रिफ्रेश करने के लिए। फिर जो आपकी F7 होती है वो स्पेल चेक करने के लिए। F7 जो है क्या है आपका? स्पेल चेक करने के लिए, लाइक ग्रामेटिकल एरर वगैरह जो है, इसके लिए आपका क्या है यूज किया जाता है। और F11 जो होती है, इसको जब आप प्रेस करोगे तो आप इसको कह सकते हैं कि फुल स्क्रीन देखने के लिए कीबोर्ड को आप डायरेक्ट भी प्रेस करोगे तो ये आपका खुल जाएगा। तो F11 इसका सही आंसर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है? कीबोर्ड है, प्रिंटर है, स्कैनर है, या फिर आपको क्या है यहां पर माइक्रोफोन देखने को मिलेगा? बताओ। देखो, अगर मैं कुछ इनपुट डिवाइस की बात करूं तो आपका माउस, जॉयस्टिक, टच स्क्रीन, कीबोर्ड, इसके अलावा वेबकैम,
इनपुट डिवाइसेस तो वैसे भी बहुत सारे देखने को मिलते हैं, स्कैनर, डिजिटल कैमरा, ये आपको ज्यादातर क्या है इनपुट डिवाइसेस देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं इसमें से क्या पूछा जा रहा है कि इनमें से आपका कौन सा आउटपुट डिवाइस है। तो आप सभी लोग जानते हैं बहुत ही इजी है, प्रिंटर जो है वो आपको क्या है आउटपुट डिवाइस के तौर पे देखने को मिल जाएगा। अब जानते हैं यहां से आगे की कहानी, बताइए इसका क्या आंसर देखने को मिलने वाला है। निम्नलिखित में से इंटरनेट के बारे में कौन सा कथन सही है? यह एक स्थानीय नेटवर्क है, यह केवल एक कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ता है, यह एक वैश्विक नेटवर्क है जो लाखों कंप्यूटर को जोड़ता है, यह एक सॉफ्टवेयर है जो नेटवर्क का प्रबंधन करता है। बताओ, देखो अगर इंट्रा नेटवर्क होता तब हम कह सकते थे कि ये एक आपका स्थानीय नेटवर्क के तौर पे कहा जा सकता था, पर जब बात आती है किसकी, इंटरनेट की, तो ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, आप इसे वैश्विक नेटवर्क बोल लो, ग्लोबल नेटवर्क बोल लो, और ये दुनिया भर के जो आपके लाखों कंप्यूटर्स होते हैं, सर्वर होते हैं, उनको आपस में क्या है ये एक दूसरे से कनेक्ट करके रखता है। तो इसका सही आंसर आपको जो देखने को मिलेगा वो क्या है, आपका सी विल बी द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट वाले की तरफ, अगले वाले का जवाब दें। MS एक्सेल में सम फंक्शन क्या करता है? क्या वो संख्याओं का औसत निकालता है, या फिर वो आपका संख्याओं का योग करता है, संख्याओं का गुणा करता है, या संख्याओं का घटाव करता है? ये इतना आसान है, तो आप बड़ी आसानी से इसका जवाब दे सकते हैं। इसको आप लिखते कैसे है, जब लिखा जाता है तो डॉलर फिर सम फिर आपका डॉलर, इस तरीके से इस फॉर्मूले को लिखा जाएगा। ठीक है, और इससे पहले आपके ये दो ब्रैकेट प्लस ये भी लगाया जाता है, जिससे ये क्या है इस फॉर्मूले को एग्जीक्यूट कर सके। और ये काम क्या करेगा, ये जैसे ही आप कमांड देंगे तो ये करेगा एडिशन, एडिशन यानी कि क्या है जोड़ेगा, संख्याओं का ये योग निकालेगा। ये इसका सही आंसर देखने को मिल जाएगा, बी इसका परफेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट, MS वर्ड में वर्तनी और व्याकरण जांचने के लिए कौन सा टूल उपयोग किया जाएगा, ये बताओ। तो क्या उसमें थिसॉरस किया जाएगा, स्पेलिंग और ग्रामर किया जाएगा, पेज लेआउट किया जाएगा, या फिर आपका फाइंड एंड रिप्लेस किया जाएगा? देखो भाई यहाँ पे तो F7 भी नहीं लिखा हुआ है, F7 लिखा होता तो फिर तो आप बड़ी आसानी से इसको कर सकते थे सही। देखो ऐसे तो नाम से पता चल रहा है, मुझे लगता नहीं इससे इजी ऑप्शन कोई मिलेगा। आपके ऑप्शन में ही लिखा हुआ है कि स्पेलिंग और ग्रामर चेक करने के लिए आपका ये वाला टूल जो है इसको आप यूज करेंगे, जिससे कोई भी अगर ग्रामेटिकल मिस्टेक्स है तो उसको वहां पे क्या है सॉल्व कर लिया जाए। चलिए, तो जाते जाते आप सभी लोगों के लिए कुछ खास जानकारी, जैसे कि जानते हैं आप दीपावली का पर्व चल रहा है, खुशियों का त्योहार है, हर्षोल्लास का त्योहार है, और उम्मीद है कि आप इसे बड़ी बेहतरीन तरीके से फुल जज्बे से मना रहे होंगे। और उत्कर्ष भी ये दीपावली का त्योहार अपने स्टूडेंट्स के साथ मनाएगा, अपनी फैमिली के साथ मनाएगा, क्योंकि दीपावली का त्योहार खुशियों का त्योहार, बांटने से कहते हैं ना खुशियां बढ़ती हैं और बांटने से दुख कम होता है। तो खुशियां कैसे बांट रहा है उत्कर्ष परिवार, जान लीजिए। ये उत्कर्ष दिवाली ऑफर जो आपका कब तक रहेगा, 24 अक्टूबर तक रहेगा, जिसमें एसएससी और रेलवे के जितने भी ऑनलाइन कोर्सेज है उन पे आपको 90% तक का डिस्काउंट दिया जा रहा है। कोर्स की वैलिडिटी इस बार आपकी क्या है, एग्जाम तक रहेगी, प्लस आपको 13% का एक्स्ट्रा ऑफ मिल रहा है टॉप कोर्सेज में, अगर आप कोड लगाते हैं UC13। और ये बोलते हुए बड़ी खुशी हो रही है, और आगे भी खुशी होगी अगर हम ये पैसा आपको वापस करेंगे। आप सिलेक्शन लेके आइए, और जो भी आपका इसमें पैसा लग रहा है वो 100% पैसा वापस हम लोग, आपका फीस जो है वो बिल्कुल वापस हो जाएगी। इसके अलावा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप जयपुर क्लासरूम से इसकी तैयारी कर सकते हैं, जो स्टैंडर्ड प्राइस जो है वो 1200 एंड द प्राइम वन यू हैव टू गिव 2400 रुपीज। इसके अलावा अगर आप कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं GD, जो कि उम्मीद है कि जल्दी इसकी वैकेंसी भी आने वाली है, जयपुर क्लासरूम से ये स्टैंडर्ड वाला 1200 में, एंड फॉर द प्राइम वन हैज टू पे 2400 रुपीज। अपार्ट फ्रॉम दिस, आप सबके चहेते, आप सबके प्यारे अक्षय सर का बेमिसाल रीजनिंग एंड मैथ बैच, ये प्राइम वाला 950 में और स्टैंडर्ड वाला 500 में आप परचेज कर सकते हैं। और एसएससी और रेलवे का मास्टर पास ये 3000 रुपीज में ऑफर के तहत अवेलेबल है। अगर ये आप पास लेते हैं तो आने वाले समय में एसएससी और रेलवे से संबंधित जो भी कोर्सेज आएंगे, टेस्ट सीरीज होगा, MCQ बैचेस होंगे, DPP होंगे, वो सब आपके लिए क्या हो जाएंगे, बिल्कुल फ्री हो जाएंगे। रेलवे हर साल वैकेंसी निकाल रहा है, तो ग्रुप D का लक्ष्य 4.0 बैच स्टैंडर्ड वाला 600 में और प्राइम वाला 1000 में अवेलेबल है, प्लस MTS का 70 डेज का टारगेट बैच स्टैंडर्ड वन इज अवेलेबल इन 600 एंड फॉर द प्राइम वन हैज टू पे 1100 रुपीज।
सीजीएल की तैयारी अगर आप जीरो से करना चाहते हैं, बिल्कुल फाउंडेशन बैच, ये सुदर्शन बैच फ्रॉम जयपुर क्लासरूम जोधपुर से अगर आप पढ़ना चाहें तो वहां से भी अवेलेबल है। ये स्टैंडर्ड वाला 2300 में एंड 4300 में प्राइम वाला कोर्स अवेलेबल रहेगा। आगे की बात की जाए तो एसएससी सीएचएसएल की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इसका जल्दी ही एग्जाम भी देखने को मिलेगा। 60 डेज का टारगेट बैच, और अगर आप दिल्ली पुलिस सीपीयू की तैयारी कर रहे हैं तो इसका भी 60 डेज का टारगेट बैच। ये स्टैंडर्ड वाला आप 700 में और प्राइम वाला आप परचेज कर सकते हैं 1000 रुपीज में। आगे की बात की जाए तो आरआरबी एनटीपीसी का एक्सप्रेस 3.2 बैच, ये स्टैंडर्ड वाला 600 में एंड द प्राइम वन इज अवेलेबल इन 1000 रुपीज। और एएलपी इसकी तो वैकेंसी हर साल अब आ ही रहे हैं। रेलवे भी अपनी रेलगाड़ी की तरह बिल्कुल ट्रैक पे आ गया है। इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का जो बैच है वो स्टैंडर्ड वाला 850 में एंड द प्राइम वन इज अवेलेबल इन द अमाउंट ऑफ 1300 रुपीज। प्लस दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का गौरव बैच, ये स्टैंडर्ड वाला 479 में और प्राइम वाला ऑफर के तहत 879 में अवेलेबल है। अपार्ट फ्रॉम दिस टेस्ट सीरीज, वो टेस्ट सीरीज जो आपको ये बताएंगी कि आपकी कहाँ कहाँ कमियां हैं, आपको कहाँ कहाँ काम करना चाहिए, क्या आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, क्या आपके वीक पॉइंट्स हैं, उस पर भी हम आपको 90% तक का डिस्काउंट दे रहे हैं। अगर आप तैयारी कर रहे हैं नर्सिंग की या एग्रीकल्चर की या दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की, राजस्थान ग्रेड 1 की या राजस्थान एसआई की, हर टेस्ट सीरीज पे आपको 90% तक का डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो आज की क्लास को हम यहीं पे सीमित करेंगे, बाकी चर्चा आप लोगों से कल करेंगे। जितने लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया एक बार लाइक कर देना, ज्यादा से जगह पे शेयर कर देना और इस वीडियो का लिंक व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम जो भी आप चलाते हैं वहां डाल देना। टेलीग्राम पे हमारा चैनल भी है उत्कर्ष एसएससी के नाम से, वहां पे भी जुड़ जाना क्योंकि ये पीडीएफ आपको वहीं पे मिलेगी। आप सभी लोगों को फिर से मेरे और उत्कर्ष परिवार की तरफ से दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।